हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के 86वें एपिसोड पे। अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकें। लगभग 1.5 साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे एक इंसाइटफुल एपिसोड लेकर आते हैं जहां हम मार्केट एक्सपर्ट्स से एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज के हमारे गेस्ट का बाजार में 17 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। He is a CA, he is a CFA and an MBA in finance. Currently, he is the CIO at White Oak Capital AMC. इसके पहले ये US बेस्ड हेज फंड्स और फैमिली ऑफिसेज के साथ भी काम कर चुके हैं। फ्रेंड्स, बाजार अपने लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। जब तक आप ये एपिसोड देखेंगे शायद ये प्रीवियस हाइस को क्रॉस भी कर जाए और ऐसे मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आज हम इनसे मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं रमेश मंत्री जी का। रमेश जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू अपूर्वा जी, हमें यही अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस शो पे। थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन और आई एम श्योर कि आपके साथ हम जो ये अगला 1 घंटा बिताएंगे तो उसमें बहुत सारी इंसाइट्स मिलने वाली है, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। तो आपने हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन तो बनाई है और काफ़ी इंसाइटफुल है। जब मैंने ये पहली बार प्रेजेंटेशन देखा था तो मुझे भी बहुत ही इंसाइट्स मिली थी इससे। तो आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत सारी इंसाइट्स मिलने वाली है मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्पेस के बारे में। लेकिन इसके पहले कि हम इस बारे में बात करें, हम आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। मुझे पता है कि आपने ये 3 डिग्रीज हासिल की और उसके बाद हेज फंड्स में काम किया है, खुद का आपने अपनी एडवाइजरी भी थी। तो आपका जो कैपिटल मार्केट्स का अनुभव रहा है, जो जर्नी रही है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। अपूर्वा जी, देखिए मेरा लाइफ में किस्मत की बात की है। मैंने इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में एक्सपीरियंस किया। मतलब पहले राजस्थान में बॉर्न हुए, हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया, फिर थोड़ा आसाम में पढ़ाई की, फिर अपनी स्कूलिंग आंध्र प्रदेश में कंप्लीट की, फिर अपना सीए और ग्रेजुएशन कलकत्ता में किया, एमबीए दिल्ली एफएमएस दिल्ली से किया और फिर बॉम्बे में काम करने आया। तो मैंने इंडिया को हर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों को देखा है बहुत क्लोजली, वहाँ पे रहा हूँ। तो मेरा इंडिया के साथ अलग कनेक्शन है, एवरी पार्ट ऑफ दिस कंट्री के साथ में। और मार्केट्स में तो क्या था कि हम बहुत कॉलेज में ही मार्केट्स में बहुत इंटरेस्टेड हो गए थे। तो मैंने अपना करियर पहले 2 साल क्रिस्टल से चालू किया, जो इंडिया की नंबर 1 रेटिंग एजेंसी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। और फिर जब 2005 तक बाजार में काफी तेजी आ गई थी, तो जब 2003 से 7 की जो बुल मार्केट साइकिल थी, तब मैंने हेज फंड को ज्वाइन किया। उनके साथ 7.5 साल तो मैं एम्प्लॉय की तरह था। इंडिया में हम लोग उस समय ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते थे, स्मॉल कैप मिड कैप में काफी स्पेशलिस्ट थे। और साथ में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो काफी डिस्ट्रेस डेट में भी इन्वेस्ट किया, क्योंकि ग्लोबली काफी डिस्ट्रेस हो गया था। इंडिया में भी काफी अपॉर्चुनिटीज थी। मैंने इंडिया में भी इन्वेस्ट किया है, बट आसपास की कंट्रीज में भी काफी इन्वेस्ट किया है। मतलब 1 दर्जन से सालों से ऊपर इस रीजन में भी इन्वेस्ट किया है, नॉट ओनली इन इंडिया। और 2013 में जब 10 साल हो गए काम के, थोड़ा एंटरप्रेन्योरल किक आया कि खुद अपना करते हैं। तब उन फर्म को बोला कि मुझे तो अपना काम करना है। तो उन्होंने बोला हमारा पैसा मैनेज करते रहिए, प्लस आप और क्लाइंट ले सकते हैं। तो ये चीज मैंने 4 साढ़े 4 साल कंटिन्यू की, एंटरप्रेन्योरल वेंचर। और फिर जब वाइट ओक सेटअप हुआ तो उस दिन से प्रशांत खेमका जी जो फाउंडर है, उनके साथ डे 1 से हैव बीन पार्ट ऑफ द फाउंडिंग टीम। एंड दैट हैज बीन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी। मतलब मुझे याद है प्रशांत जी ने मुझे कहा था 2017 में, जब उन्होंने मुझे कन्विंस कर रहे थे व्हाइट ओक में ज्वाइन करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि जिंदगी में बहुत कम मौका मिलेगा आपको इंडिया की बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म बनाने का। ये लाइन मुझे बहुत गजब लगी कि उनकी सोच। एंड स्टार्टिंग से जो व्हाइट ओक की फर्म बनी वो हमेशा एक इंस्टीट्यूशनल ग्रेड फर्म बनी। मतलब बेस्ट इन क्लास टीम, रिसोर्सेस, हर एंगल से हमने इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, माइंडसेट क्रिएट किया। एंड वाइल उस समय तो 2017 में तो डायलॉग लगा था कि इंडिया की बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म क्रिएट करेंगे। जब आप चालू करते हो बिजनेस
और ऑफिस में टेलीफोन लाइन भी नहीं होती है, इंटरनेट भी नहीं होता है, फर्नीचर भी नहीं होता है, तो ये सब चीजें बड़ी बातें लगती है। पर अब जब 5.5 साल बाद में जब वाइटो का 50,000 करोड़ के एयूएम के पास पहुंच गया है ग्रुप, एंड पिछले 5 सालों में बाजार में इतनी वॉलेटिलिटी रही है, नंबर ऑफ इवेंट्स हुए मार्केट्स में, उसमें वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंसिस्टेंट फंड्स डिलीवर करना, वेदर पीएमएस में, एआईएफ में, ऑफशोर फंड में, अब बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगले कुछ दशकों में हम इंडिया की बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म बना सकते हैं। Sure, absolutely. So we wish you all the best for that endeavor. थैंक यू। सो चलिए अब बात करते हैं मिड कैप इन्वेस्टिंग, मिड कैप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के बारे में। तो आपका और आपकी फर्म का बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस रहा है मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। तो मैं ज़रा भी देर नहीं करना चाहता और स्ट्रेट अवे हम जाते हैं कि ये जो पूरा मिड कैप स्पेस है, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस, तो इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे आप और जो हमारे रिटेल व्यूअर्स है वो आपसे सीख के ये मिड कैप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना सीख सके। तो हमारी फर्म का जो मेन प्रोडक्ट हमेशा से रहा है वो है फ्लेक्सी कैप फंड, और फ्लेक्सी कैप फंड में एवरेज में ओवर लॉन्गर पीरियड 40% स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टेड रहा है। तो हमारा काफी सब्सटेंशियल एक्सपोजर रहा है, क्योंकि इंडिया का मार्केट काफी ब्रॉड और डीप है इन टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑफ कंपनीज, पर्टिकुलरली मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो और इन सेक्टर्स में काफी अपॉर्चुनिटी है बाजार को आपको बीट करने की, यदि आप राइट कंपनियों में इन्वेस्ट करें। हाई ग्रोथ इकोनॉमी है तो अपॉर्चुनिटी रहती है स्मॉल कंपनीज को मिड कैप बनने की। कुछ कुछ कंपनियां स्मॉल कैप से लार्ज कैप भी बनती है और मिड कैप से कंपनियां लार्ज कैप बनती हैं। और जब कोई स्टॉक कैटेगरी ट्रांजिशन करता है, स्मॉल से मिड होता है, मिड से लार्ज होता है, तो इसका मतलब उसका स्टॉक का परफॉर्मेंस टिपिकली 40% एनुअल रिटर्न डिलीवर करता है जब ओवर ए 5 ईयर पीरियड, जब वो स्टॉक एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी ट्रांजिशन करता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज काफी रहती है मार्केट के अंदर में, स्मॉल और मिड कैप में। पहले समझ लेते हैं स्मॉल मिड कैप का डेफिनेशन क्या है। लार्ज कैप कंपनीज होती है जो बाजार में 100 टॉप मार्केट कैप होता है, उन कंपनीज को हम लार्ज कैप बोलते हैं। जो 101 से 150 250 तक होती है, जो 150 कंपनी होती है लार्जेस्ट मार्केट कैप, उसको हम मिड कैप बोलते हैं इंडिया में। और 251 का जो मार्केट कैप का रैंक होता है, उससे जितनी छोटी कंपनियां होती हैं सबको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। तो अब लोगों को मिड कैप और स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, पहला सवाल ये है, क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, लार्ज कैप में ना जो कंपनीज होती है ना, वो बड़े बड़े सेक्टर से आती है, वो आज के स्टैब्लिश लीडर हैं हर इंडस्ट्री के, या तो लीडर है या नंबर 2 प्लेयर है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के। वो तो आज के विनर्स हैं, मतलब अभी तक विनर्स हो चुके हैं वो। स्मॉल कैप और मिड कैप में ये हो सकता है कि जब आप इन्वेस्ट करें तब आप फ्यूचर विनर्स आइडेंटिफाई कर पाए, और बड़ा पैसा तब मिलता है जब आप फ्यूचर विनर आइडेंटिफाई करते हैं। प्लस बहुत सारे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं केमिकल सेक्टर का। अब केमिकल सेक्टर ने पिछले 5 साल में बाजार में बहुत वैल्यू क्रिएट किया है। ये सेक्टर में 5-7 साल पहले तो कोई लार्ज कैप कंपनी होती ही नहीं थी, सारी कंपनियां मिड कैप और स्मॉल कैप होती। इनफैक्ट कुछ कंपनियां तो माइक्रो कैप होती थी, राइट। आज भी लार्ज पार्ट ऑफ जो केमिकल सेक्टर है वो आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप में ही है। आज भी ज्यादातर केमिकल कंपनियां, जैसे कैपिटल गुड्स सेक्टर है, जैसे इंडिया में अब कैपिटल लग रहा है कि कैपेक्स साइकिल चालू हो गई है, आज भी लार्ज कैप इंडेक्स का 1% से कम वेटेज है कैपिटल गुड्स में, जबकि 14% वेटेज है एवरेज में स्मॉल और मिड कैप में। तो यदि कंट्री में कैपेक्स साइकिल हुई और यदि आपने सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया तो आप पूरा वो कैपेक्स साइकिल की अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। दूसरा एक बड़ा सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी में, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, जो आज हमारी इकोनॉमी का 12-13% जीडीपी का पोर्शन है। आज गवर्नमेंट का इतना फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वेदर रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, कि लॉजिस्टिक्स में एफिशिएंसी आए। उस सेक्टर का लार्ज कैप में कोई प्रेजेंस ही नहीं है उस सेक्टर का। तो बहुत सारी जो आज हम बाजार में अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि फॉर्मलाइजेशन हो रहा है सेक्टर्स का, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं सेक्टर्स। हम जो बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग में जो बूम आ रहा है, चाइना +1 बोल रहे हैं, अब तो लोग यूरोप +1 भी बोलने लग गए हैं कि इंडिया में वो भी अपॉर्चुनिटी है। ये ज्यादातर अपॉर्चुनिटी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में मिलने वाली है।
इसलिए मिड कैप और स्मॉल कैप हर इन्वेस्टर का एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब कितना होता है वो आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, आप उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मिड कैप एंड स्मॉल कैप एक पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नाउ देखिए, आज हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो $2200 है। और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बनेगी, जैसे आज हमारे 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, वो 5 होगी और 10 भी होगी, तो डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट टाइम पे बूम करेंगे। जैसे आज हमारी धीरे धीरे हमारी कंट्री में ना इनकम लोगों की बढ़ रही है, तो वो बेसिक चीजों पे खर्चा नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी डिस्क्रिशनरी चीजों पे खर्चा कर रहे हैं। जैसे आज अभी अपैरल, शूज, ज्वेलरी, रिटेल, कंज्यूमर, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब चीजों में बहुत बड़ा बूम आएगा रिटेल के अंदर में अगले 10-20 सालों में, जैसे लोगों की आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। तो इसलिए डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट पर कैपिटा इनकम पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज बूम करती है। और जो नए सेक्टर्स है ना अपूर्वा जी, वो बाजार में या तो स्मॉल कैप या मिड कैप में रहते हैं, क्योंकि देखिए ज्यादातर आईपीओ भी है ना, 90% प्लस आईपीओ स्मॉल कैप और मिड कैप में आते हैं। तो बाजार में हमेशा नई चीजें, अर्थव्यवस्था में नई चीजें आती रहती है, एंड वो ज्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप के थ्रू आती है। जब वो सक्सेसफुल हो जाती है तब वो जाके लार्ज कैप बनती है। हाँ, तो इसलिए आपको अर्ली विनर्स पकड़ना बहुत जरूरी है अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को इंप्रूव करने के लिए। ना लोगों को अक्सर ये लगता है, गलतफहमी होती है कि अच्छा कोई कंपनी मिड कैप है, स्मॉल कैप है तो कमजोर कंपनी है। ये एक्चुअली ट्रू नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सेक्टर्स में हमारी आज भी जो लार्जेस्ट कंपनी है वो आज भी मिड कैप है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया की लार्जेस्ट होटल चेन आज भी मिड कैप कंपनी है, लार्जेस्ट जो अपैरल रिटेलर है, ब्रांडेड क्लोथ्स की रिटेलर है, वो भी मिड कैप कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है वो भी मिड कैप है, इंडिया की लार्जेस्ट फूड चेन है, फूड सर्विसेज चेन है जो QSR बोलते हैं उनको, जैसे कि मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, वो भी मिड कैप है। उसका कारण क्यों है, उसको समझने की जरूरत है कि आज ये कंपनी मिड कैप क्यों है। देखिए, आज भी इंडिया में ना 10% घरों में भी एसी नहीं लगे हुए, चाइना में नंबर 70% के ऊपर है। तो अगले 2 दशक में ये कि एश्योर्ड है कि जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, ये इंडिया का नंबर भी चाइना की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री में तो वैसे भी 98-99% ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी पार्ट ऑफ द कंट्री में रहती है जहां कुछ महीनों के लिए एसी चाहिए होता है, राइट। तो कितना क्रिटिकल नीड है एसी। वैसे ही एक कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल में खाना तो रोज सबको खाना पड़ता है, और जैसे आय बढ़ती है लोगों को घर के खाने के बाद में अलग अलग फूड एक्सपीरियंस करना होता है, और ये हम चीज देख रहे हैं, बूम देख रहे हैं आज QSR में इंडिया में। तो ये कंपनियां अश्योर्ड है बहुत सारी कैटेगरी से, अगले दशक में, अगले दो दशक में कुछ कंपनियां यहाँ मिड कैप से लार्ज कैप बनेगी। तो जस्ट बिकॉज आज को छोटा है, क्योंकि इंडिया का मार्केट आज छोटा है, इसलिए उस सेक्टर की बेस्ट कंपनी आज छोटी है, पर जैसे इनकम बढ़ेगी कुछ कंपनियां इन डिफरेंट सेक्टर से लार्ज कैप बन जाएगी। और दूसरा एक चीज है कि इन सेक्टर्स में पैसा और रिटर्न क्यों आती है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप को बहुत कम रिसर्च होती है, बहुत कम लोग फंड मैनेजर ट्रैक करते हैं। जैसे आप देखिए, लार्ज कैप में एवरेज में 23 एनालिस्ट ट्रैक करते हैं स्टॉक को, मिड कैप में 10 करते हैं, स्मॉल कैप में 5 करते हैं। तो जहां आपका कंपटीशन कम है वहां आपकी अपॉर्चुनिटी है अच्छा परफॉर्मेंस लाने के लिए। देखिए, क्वेश्चन है कि आप इंग्लैंड के साथ मैच खेलोगे या जिम्बाब्वे के साथ खेलोगे। तो लार्ज कैप तो आप इंग्लैंड के साथ मैच खेलने जैसा है जो आज इंडिया का सेमीफाइनल है, और लॉजिकली यदि आपको आराम से मैच जीतना है लाइफ में तो वीक टीम्स के साथ खेलें, राइट। तो इसलिए स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन आपका कम रहता है रिसर्च के अंदर में। और दूसरा, अक्सर जब दुनिया से हम स्मॉल कैप और अपना मिड कैप कंपेयर करते हैं तो हमारा सबसे डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप और मिड कैप है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रियों में ना एक सेक्टर बाजार में बहुत बड़ा वेट होता है। इंडिया में अब लार्ज कैप इंडेक्स में आप देखेंगे तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का काफी बड़ा वेट है, पर यदि आप सेम फाइनेंशियल्स का वेट देखेंगे स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में तो सिर्फ 15% है। तो एक्चुअली स्मॉल कैप मिड कैप जो कैटेगरी है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, तो आपको पूरा इंडिया का एक्सपोजर मिलता है। ऐसा नहीं कि आपका पोर्टफोलियो सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्री सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और इंडिया का
स्मॉल कैप मिड कैप सबसे वेल डाइवर्सिफाइड है बहुत सारी कंट्रीज को जब हम कंपेयर करते हैं तब। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्स्ट्रा रिटर्न क्यों बनती है, क्यों अपॉर्चुनिटी है? इसकी सिंपल चीज है, देखिए बाजार में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लार्ज मिड और स्मॉल में अपॉर्चुनिटी रहती है रिटर्न जनरेट करने की, बट लार्ज कैप में कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, राइट? वो स्टैब्लिश कंपनी होती है, सब लोग उन कंपनियों के बारे में जानते हैं, तो वहां पे एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी कम होती है। स्मॉल कैप में बहुत वेरिएंस होता है, बहुत बड़ा गैप होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप यदि आप स्किल्ड हो, आप अच्छा काम करते हो, तो आप बहुत अल्फा जनरेट कर सकते हो इन स्मॉल एंड मिड कैप, क्योंकि वहां पे मार्केट इनएफिशिएंट है। जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर ये कॉल सुन रहे हैं, देखिए आप सब लोग एक दो इंडस्ट्री है जिसमें आप बाजार से बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आपका बिजनेस हो, तो उस इंडस्ट्री को आप बहुत बेटर जानते हो। प्लस आप लोग का सबका एक सोशल नेटवर्क होता है जिसमें ऐसे लोग होंगे जो एक इंडस्ट्री को बहुत अच्छा जानते हैं। तो मतलब उन इंडस्ट्रीज में आप काफी अल्फा या एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर शायद बहुत कम लोग, इवन फंड मैनेजर्स आपसे बेटर नहीं जानते होंगे उन स्टॉक्स और सेक्टर्स को। तो कहते हैं ना कि कोई भी गेम के अंदर में ना अच्छे प्लेयर को जिस जिस तरह की अपनी एबिलिटी होती है उसकी तरफ से खेलना चाहिए। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को स्मॉल कैप और मिड कैप में हर जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनका नॉर्मल स्ट्रेंथ कहाँ पे है और उन सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए और वहां पे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए। देखिए हर हर इन्वेस्टर कोई कुछ इंडस्ट्रीज होगा जहां पे वो बहुत लोगों से बेटर होगा, सिंपली बिकॉज ऑफ देयर वर्क या बिजनेस या सोशल नेटवर्क। तो लोगों को वहां पे फोकस करना चाहिए जहां उनकी स्ट्रेंथ है, नहीं कि हर किसी सेक्टर में जाके आप इन्वेस्ट करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, हमने बहुत अच्छी एनालिसिस की। लोग अक्सर जब स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्क है, मतलब ये बहुत अपूर्व जी बहुत बड़ा काफी कॉमन परसेप्शन है। तो हमने पिछले 17 साल की रिटर्न्स कैलकुलेट की लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप की। तो पहले कॉलम में आप यहाँ पे लार्ज कैप देख रहे हो, यहाँ पे मिड कैप और यहाँ पे स्मॉल कैप। तो ये इसमें आप देखेंगे पिछले 17 सालों में 16.5% मिड कैप इंडेक्स ने कंपाउंड किया है, बहुत अच्छे रिटर्न है। 16.5% जो लार्ज कैप और मिड कैप से स्मॉल कैप से बेटर है। बट ये चीज इंटरेस्टिंग नहीं है, आप ये थोड़ा सा ध्यान से कलर कोड को देखिएगा इस प्रेजेंटेशन में। रेड ग्रीन का मतलब होता है ये बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट कैप कैटेगरी रहा उस साल, व्हाइट का मतलब वो बीच में है और ग्रे का मतलब है वर्स्ट है। अब आप थोड़ा सा मिड कैप का कलर कोड देखिए, पिछले 17 साल में मिड कैप सिर्फ 17 साल में वर्स्ट परफॉर्मिंग एक बार रहा है, ज्यादातर वो बीच में रहता है और 4 साल बेस्ट परफॉर्मिंग भी रहा है। तो वाइल 3 महीने 6 महीने में बाजार में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, पर यदि आप एक ईयर का भी पर्सपेक्टिव रखें इन्वेस्टिंग में, तो मिड कैप एक्चुअली लार्ज कैप से कम रिस्की है हिस्टोरिकली 17 साल में। क्योंकि देखिए लार्ज कैप अक्सर या तो टॉप होता है या बॉटम होता है, देखिए इनका कलर कोड देखिए, या तो बेस्ट परफॉर्मिंग होता है या वर्स्ट परफॉर्मिंग होता है। यदि कोई चीज हमेशा ज्यादातर बीच में होती है या टॉप पे होती है तो उसकी वॉलेटिलिटी कम होती है। तो एनुअल बेसिस पे भी मिड कैप रिटर्न्स लार्ज कैप से कम वॉलेटाइल होती है, हिस्टोरिकली हमारा एक्सपीरियंस रहा है। तो और इन्वेस्टिंग में कम से कम आपको 3 से 5 साल का मिड कैप कैटेगरी में पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, और उस पीरियड में तो आपका बहुत अच्छा अनुभव होगा यदि उस पीरियड में इन्वेस्टेड रहेंगे बाजार में, तो इन कैटेगरीज के अंदर में। ये हमारी एक टीम ने ना बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया, उन्होंने पिछले देखा कि यदि लोग डिफरेंट कैटेगरीज में एसआईपी से इन्वेस्ट करें, यदि मतलब एसआईपी मतलब देखिए आप एसआईपी म्यूचुअल फंड में करें या बाजार में एसआईपी के थ्रू स्टॉक खरीदे, वो एक ही चीज है। मतलब द क्वेश्चन है कि आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हो या वन टाइम इन्वेस्ट करते हो। देखिए वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो तो कभी आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है, कभी किस्मत खराब हो सकती है, बट आप रेगुलर इन्वेस्ट करेंगे तब क्या होगा कि जो बाजार की वॉलेटिलिटी आपका फ्रेंड बन जाएगी, क्योंकि बाजार जब गिरेगा तो आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी सेम पैसे के लिए, करेक्ट। तो इसमें हमने जो कैलकुलेशन किया, आप ध्यान से देखिएगा, यदि कोई इन्वेस्टर 10 साल से रेगुलर इन्वेस्ट कर रहा है ये मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो डबल डिजिट रिटर्न की प्रोबेबिलिटी कोई भी दिन एवरेज में 90% है।
मतलब मैं आपको पॉजिटिव रिटर्न की बात नहीं कर रहा पूर्वा जी, डबल डिजिट रिटर्न, मतलब 10% से ज्यादा रिटर्न का 90% ऑफ द टाइम, डिस्पाइट ऑल द क्राइसिस। हमारे पिछले इतने दशक में इतने क्राइसिस हुए, कोविड देखिए, कोविड के 2-3 महीने में तो सबकी रिटर्न खराब हो गई थी, सबकी रिटर्न नेगेटिव चली गई थी, राइट। तो उस इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद भी 90% ऑफ द टाइम आपको डबल डिजिट रिटर्न एक्सपीरियंस करते हैं। तो वॉलेटिलिटी मिड कैप और स्मॉल कैप में आपका दोस्त बन जाती है यदि आप उसको रेगुलरली इन्वेस्ट करें। देखिए, यदि आप सिर्फ अच्छे टाइम में इन्वेस्ट करेंगे तब यह वॉलेटिलिटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे बाजार का। तो जो एक कबीर का दोहा है जो मैंने अपूर्व जी बदला है, उसमें ये लाइन है कि बुल मार्केट में सब इन्वेस्ट करे, बेर में करे ना कोई, जो रेगुलर इन्वेस्ट करे वेल्थ क्रिएट काहे ना होए। तो सही बात है ये। हाँ, तो इसका मैं एसआईपी के थ्रू इस बात का उदाहरण देना चाहता था कि आप एसआईपी करिए, मार्केट में करिए, म्यूचुअल फंड में करिए, तो आप वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप मिड कैप जहां पे वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। हमारा मानना ये है कि एसआईपी बहुत ही अंडररेटेड स्ट्रैटेजी है जो जिसपे लोग बहुत ही कम बात करते हैं, और ये सिर्फ म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं, लेकिन आप स्टॉक्स में भी एसआईपी करके अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। देखिए, प्रॉब्लम अपूर्व जी क्या होता है कि लोग तेजी के बाजार में तो इन्वेस्ट करते हैं और मंदी के बाजार में इन्वेस्टिंग करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है इंडिया में जहां सेल लगती है तो कोई खरीदता नहीं है। वैसे हम इंडियंस हर जगह जहां सेल लगती है वहां से शॉपिंग करने पहुंच जाते हैं, हाँ? तो आपको यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है तो आपको बुल और बेयर दोनों मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए। जरूर। और देखिए, पिछले 5 साल से है, और मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप में वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्टॉक्स मिले हैं। मैं कुछ की स्टडीज नाम नहीं लूंगा कंपनियों की, बट आप उदाहरण से समझ पाएंगे कि कैसे कौन सी कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जैसे ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्लोरीन केमिस्ट्री की कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इनोवेटर कंपनी के साथ काम करती है। 5-5, 10-10 साल के इनको ऑर्डर मिलते हैं। इनफैक्ट इनका बिजनेस और केपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि कस्टमर इनका प्लांट का पैसा भी कभी कभी कस्टमर देता है, कि जो प्लांट में कैपेक्स लगता है उसका पैसा भी कस्टमर देता है, और फिर कस्टमर गारंटी करता है कि मैं आपका प्रोडक्ट 10 साल तक खरीदूंगा। इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है कि पूंजी भी कोई और लगाए और गारंटी भी दे कि मैं आपको 10 साल तक आपका प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो इसलिए ये कंपनी है जिन्होंने बहुत वैल्यू क्रिएट किया है। जब हमने इन्वेस्ट किया था तो स्मॉल कैप होती थी, आज वो मिड कैप हो गई है, और इसलिए वो 40% प्लस रिटर्न आई है। ये एक इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है। आई थिंक अब तक जितने भी लोग बाजार में इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी को जानते हैं। ये इंडिया की कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, ड्यूरेबल, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सब में लीडर है। इनको ऑलरेडी 5 पीएलआई स्कीम का फायदा है, और नई पीएलआई स्कीम आ रही है। बहुत गजब वैल्यू क्रिएट किया है बाजार में पिछले इवन 3 सालों में। व्हाइट ओक ने 3 साल से इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में। जब इन्वेस्ट किया था तब 4,000 करोड़ का मार्केट कैप होता था, अभी 26,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है। एंड अभी भी हमें लगता है कि इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। और आईटी सर्विसेज अगेन इंडिया पिछले 25 साल में जब मैं लोग को देखता हूं कि आईटी सर्विसेज के बारे में पॉजिटिव नहीं होते हैं तो मुझे सरप्राइज होता है, क्योंकि एक सिंगल इंडस्ट्री जिसने हमारी पूरी कंट्री की इमेज को चेंज कर दिया। कि पहले जब लोग बात करते थे इंडिया की तो वो मैगजीन के कवर पे फोटो गाय की फोटो होती थी या स्नेक चार्मर की फोटो होती थी। आज हमारी टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की बात होती है कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या एडोब के सीईओ इंडियंस है। तो एक सिंगल इंडस्ट्री ने हमारी कंट्री की पूरा इमेज चेंज कर दिया। इस इंडस्ट्री ने ट्रमेंडस वैल्यू क्रिएट की है, और हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि ये वैल्यू क्रिएशन कंटिन्यू करेगा आईटी सर्विसेज के अंदर में। तो इस कंपनी में हमने स्टॉक को एग्जिट कर दिया था ओवर 3 to 4 ईयर पीरियड, बट बहुत सॉलिड रिटर्न आया है। ये कंपनी आज इंडिया की इंडस्ट्री, एक बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप, इंडस्ट्रियल जायंट है, उसकी सब्सिडरी है। अब वो 2 कंपनियां एक्चुअली मर्ज कर रही है, कि 2 कंपनियां आपस में मर्ज कर रही है। नाम गेस करना बहुत मुश्किल नहीं है। जब हमने इन्वेस्ट किया था तब लोगों को लगता था कि काफी बहुत ऑर्डिनरी कंपनी है। आज ये मिड कैप कंपनी को इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप आईटी सर्विसेज कंपनी माना जाता है। और वही होता है जब आप कोयले की खान में हीरा ढूंढते हो तब आपका बड़ा पैसा होता है। हाँ, तो और अक्सर कोयले की खान में अक्सर कोयला ही मिलता है, ये याद रखना जरूरी है। हाँ?
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस हमारी टीम ने की मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में, और मैं इन्वेस्टर्स को चाहूंगा कि आप इस पे फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यदि कोई भी 5 साल में हम देखें मिड कैप स्टॉक का क्या होता है, तो 150 मिड कैप स्टॉक होते हैं, उसमें 70 मिड कैप स्टॉक रहते हैं, और वो 12.5% रिटर्न जनरेट करते हैं 5 साल के पीरियड में कंपाउंडेड। 150 से 16 स्टॉक मिड कैप से लार्ज कैप बन जाते हैं, उनमें 45% का CAGR आता है, 45% का CAGR आता है। और 60 स्टॉक्स यानी 40% स्टॉक -9.3% रिटर्न देते हैं। अब देखिए 5 साल में यदि आपका 40% पोर्टफोलियो -9% रिटर्न देता है, इसका मतलब आप 100 रुपए से चालू करते हैं और 40% आपका पोर्टफोलियो 100 से 50 रुपए हो जाता है। देखिए जब कोई चीज 16.5% कंपाउंड करती है तो 5 साल में वो 100 से 200 रुपए हो जाती है, और 40% पोर्टफोलियो आपका 100 से 50 रुपए हो जाता है। इसका मतलब है आप इस पे मत फोकस करिए, इस पे फोकस करिए कि आपके पोर्टफोलियो में बड़ी गलतियां नहीं करें आप। देखिए यदि आपने ये गलतियां कम कर दी अपने मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में, तो ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखिए हम इन्वेस्टिंग में अक्सर क्या बात करते हैं कि पैसा कहां बनेगा। एक्चुअली ये भी समझना बहुत जरूरी है जिंदगी में कि नुकसान कहां होगा बड़ा। क्योंकि यदि आपने गलतियां कम की अपने पोर्टफोलियो में, तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न अच्छी हो जाएगी। और अक्सर जिंदगी में गलतियां कम करना बहुत आसान होता है अच्छे डिसीजन लेने से अच्छा। तो कोई भी इन्वेस्टर को ये बात का फोकस रहना चाहिए कि पहले हम गलतियां कम करें अपने पोर्टफोलियो में। जैसे क्या है ना, यदि आप कोई भी स्पोर्ट खेलो, क्रिकेट खेलो, आप कोचिंग लेते हो, तो स्टार्टिंग में आपको नहीं पता, बोलते हैं कि शॉट कैसे खेलना है। वो पहले बोलते हैं आप बोल्ड मत हो, LPW मत हो, मतलब बॉल को ब्लॉक करना सीखो, मतलब पहले आउट मत हो गेम के अंदर में। और जब आपको अच्छे से खेलना आ जाए कि आपको पता है आउट नहीं होगे, तब शॉट खेलना चालू करिए, राइट। तो पहले तो ये डिफेंस है। जैसे टेस्ट मैच के अंदर में यदि आप एक कहते हैं कि किस तरह टेस्ट मैच हारना नहीं है, यदि आप 5 दिन तक आउट नहीं होगे तो आप कभी टेस्ट मैच नहीं हार सकते, राइट। तो इसलिए कोई भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर में इन्वेस्टिंग T20 नहीं है, इन्वेस्टिंग टेस्ट मैचेस खेलने जैसी है। तो उसके अंदर में डिफेंस बहुत जरूरी है बिफोर आप चौके छक्के मारे अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। और हम इस पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं व्हाइट टॉक के अंदर में कि हम गलतियां कम करें, और इसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए पैसा कहाँ टूटता है, कहाँ नुकसान होता है, जब कंपनियों का गवर्नेंस का प्रॉब्लम होता है, कि जब प्रमोटर आपको अपना बिजनेस पार्टनर नहीं मानता। तो और है ना, हमारे हिसाब से 5 तरह के बड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर होते हैं बाजार के अंदर में। पहला होता है जब जो मेजॉरिटी शेयर होता है वो इन्वेस्टरों को चीट करता है, अपने आप को पार्टनर नहीं समझता, तो कंपनी से पैसे निकलता है, कैश निकलता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से कंपनी से पैसा निकल जाता है, उसका अलग धंधा होता है, सेम बिजनेस में अलग कंपनी होती है जिसमें वो नया बिजनेस बिल्ड कर रहा होता है। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम है। दूसरा है जब कुछ शेयर होल्डर इन्वेस्टर को चीट करते हैं, IPO से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कैपिटल रेजिंग से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर डिलीवर नहीं करते हैं। तीसरा है जब कंपनी अनएथिकल और इलीगल बिजनेस कंडक्ट करती है, जब गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेके आती है। अक्सर ये प्रॉब्लम हम देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, या कंपनी जैसे रियल एस्टेट में कैश लेती है, तो ये पता है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता है। फोर्थ है जब कंपनी के प्रमोटर कंपनी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं और एसेट्स को अब्यूज करते हैं, है? इसमें काफी प्रॉब्लम जो अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है कि क्या मेजॉरिटी शेयर होल्डर आपका पार्टनर है बिजनेस में और फिर पार्टनर है, वो क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। अक्सर ये प्रॉब्लम हम सरकारी कंपनियों में भी देखते हैं, क्योंकि देखिए सरकारी कंपनियों का मेन ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर को पैसा बना के देना नहीं होता है। अक्सर सरकारी कंपनियों का मेन ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिलीवर करने का, जो सोशल और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है, तभी वो सरकारी कंपनी है, नहीं तो वो प्राइवेटाइज हो जाती। तो वो अलाइनमेंट का अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है सरकारी कंपनियों में। और फाइनली यदि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस गलत है कंपनियों में, तो एक इंग्लिश में कहावत है कि देयर इज नेवर अ सिंगल कॉकरोच इन अ किचन, मतलब आप किचन में जाते हो खाली एक कॉकरोच मिलता है तो वो ऐसा नहीं होता, उसका पूरा परिवार होता है। तो कंपनी में जब एक गड़बड़ होती है तो अक्सर बहुत सारी गड़बड़ होती है।
तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका आप कैसे गवर्नेंस का प्रॉब्लम समझ सकते हैं? देखिए, पहले तो आप गूगल सर्च रन करिए प्रमोटर के नाम पे, कंपनियों के नाम पे। यदि नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं, सेबी के ऑर्डर्स पढ़ते हैं, हाँ, तो आपको पता चल जाएगा। इंटरनेट पे बहुत सारे ब्लॉग्स और ग्रुप्स भी हैं, वो लोग भी कमेंट करते हैं। पास्ट में देखिए कि इन्होंने बैड, कि इनके ऊपर में एलिगेशंस है क्या। तो ये आप यदि इंटरनेट पे काफी रिसर्च कर सकते हैं, प्लस अपने सोशल नेटवर्क से पूछिए कि इनके बिजनेस करने का तरीका कैसा है, राइट। जैसे यदि कोई बिजनेस में अनएथिकल तरीका है काम करने का, तो हो सकता है थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए इन कंपनियों पे, बट लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनियों में पैसा बनना बहुत मुश्किल है। और जब भी कोई कंपनी एग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती है, तब वो जो हमने कॉकरोच का एग्जाम्पल उदाहरण दिया, वो अक्सर ट्रू होता है। तो ये हमारा तरीका है गवर्नेंस में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का। और रमेश जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्वालिटेटिव है और कुछ कुछ क्वांटिटेटिव भी है, तो एक आध कोई एग्जांपल दे सकते क्वांटिटेटिव चीज़ों का कि जिससे अगर ये ऐसा हो तो चांसेस है कि द मिस गवर्नेंस इज देयर। सो जैसे पुअर अकाउंटिंग का आपने बताया, तो अग्रेसिव अकाउंटिंग किस प्रकार की होती है, या क्या नंबर देखना चाहिए कि जहाँ पे आपको लगे कि और दिस इज अ रेड फ्लैग? देखिए अपूर्व जी, यदि बिजनेस में ना आपका फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं होता है, कि आपका प्रॉफिट दिखता है पर वो सारा प्रॉफिट अक्सर या तो वर्किंग कैपिटल में लग रहा है कि आपकी इन्वेंट्री बहुत बढ़ गई है, या आपके रिसीवेबल बहुत बढ़ गए हैं, वर्किंग कैपिटल रेवेन्यू से बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, या बिजनेस में कैपेक्स में अनाप शनाप पैसा लग रहा है, राइट, जो इंडस्ट्री के कंपैरेबल नहीं है। कि देखिए, एक कंपनी को एक प्लांट लगाने में 100 करोड़ रुपया लगता है, दूसरी अनदर कंपनी को सेम कैपेसिटी क्रिएट करने में 200 करोड़ रुपया लगता है। तो फिर आपको सवाल पूछना चाहिए कि 200 करोड़ रुपया क्यों लगता है। क्यों लग रहा है? जो सिंपल इंडिकेटर, जो मैथमेटिकल इंडिकेटर है कि अच्छी कंपनियों में फ्री कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए। यदि आपके कंपनी के प्रॉफिट आ रहे हैं और कैश फ्लो नहीं आ रहा है, तो वो जनरली एक रेड फ्लैग होता है। कुछ कुछ बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, उनमें समझ में आता है कि फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं होता है, पर वो बिजनेस बहुत सॉलिड है। जैसे इंडिया में, आप इंडिया का जो लार्जेस्ट ग्रोसरी चेन है, जो सब लोग जानते हैं, सब लोग शॉपिंग करते हैं, डिस्काउंटर, ना उस कंपनी में भी फ्री कैश फ्लो नहीं आता, बट सबको पता है कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, सब लोग वहां शॉपिंग करना चाहते हैं, बहुत वैल्यूबल है, उनकी स्टोर्स बहुत सक्सेसफुल है, हमेशा क्राउडेड रहती है। तो जहां कंपनी एग्रेसिवली राइटली इन्वेस्ट कर सकती है, वहां हो सकता है अभी ग्रोथ नहीं आ रहा, फ्री कैश फ्लो नहीं आ रहा। तो जो फ्री कैश फ्लो नंबर है, जो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है माइनस वर्किंग कैपिटल, बिजनेस में जो कंज्यूम हुआ है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद जो नंबर बचता है उसको हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। यदि वो नंबर कुछ सालों के लिए फ्री कैश पॉजिटिव नहीं है और या क्यूमुलेटिवली नहीं है, तो जनरली वो अपूर्व जी बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। और कभी भी आपको बहुत प्रॉफिट दिखे और सारा प्रॉफिट यदि इन्वेंट्री और इसमें वर्किंग कैपिटल में जा रहा है, तो वो भी अक्सर बहुत बड़ा सिंपल रेड फ्लैग होता है। रेड फ्लैग हो जाता है कि माल बिका है, राइट, बट कस्टमर पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है? पैसा नहीं आया है। पैसा नहीं आया। देखिए, कोई भी बिजनेस में ना जेन्युइन वैल्यू तब क्रिएट होता है जब बैंक में पैसा आता है, यू नो। तो इसलिए कैश फ्लो नंबर बहुत जरूरी होता है। आपने क्रेडिट पे माल बेचा और फिर कस्टमर 6 महीने साल भर पेमेंट देता है, तो आपकी वैसे भी रिटर्न्स खराब हो गई बिजनेस में, और फिर उसमें से बैड डेट आ गई, तब तो आपका प्रॉफिट ही नहीं हुआ, नुकसान हो गया बिजनेस। इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। इसका एक बहुत ही एक अच्छा कोट है कि टॉप लाइन इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी एंड कैश इज रियलिटी। तो कैश इज द किंग। यस अपूर्व जी, यही हम इसी चीज पे फोकस करते हैं। ओके। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे डिजास्टर होते हैं, एंड ये सिर्फ 2018 से एग्जांपल है, पिछले 4 साल के अंदर में बाजार में क्या हुआ है। सारी कंपनियां मिड कैप थी जब 2018 में, ये सब कंपनियां। और मैं ऐसे कोई रैंडम कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूं जिन कंपनियों में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर थे, मतलब बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और एफपीआई, उन कंपनियों का क्या हालत हुआ है। और इन कंपनियों को गेस करना बहुत मुश्किल नहीं है यदि बाजार में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, पर देखिए ओवर 90% लॉसेस हुए हैं इन कंपनीज में, मिड कैप्स में। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसलिए और अब सारी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम है, सारी की सारी कंपनी में। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी फेल हुई है बिजनेस के कारण,
देखिए इतना बड़ा डिजास्टर अक्सर बिजनेस में नहीं होता है शॉर्ट पीरियड में। मतलब अक्सर ये डिजास्टर होता है जब आपका बिजनेस ही जेन्युइन नहीं था और प्रमोटर ने मिसगवर्न किया है। तो ये बहुत सिंपल इसलिए इनको अवॉइड करना बहुत जरूरी था। तो जो मैं अपॉर्चुनिटी फाइनली स्मॉल कैप और मिड कैप में समराइज करना चाहता हूँ वो है कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट नए नए सेक्टर्स, नई कंपनीज, नई अपॉर्चुनिटी को इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। हर इन्वेस्टर का कुछ पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो स्मॉल कैप मिड कैप में होना चाहिए। वो आप कैसे वो एक्सपोजर लेते हैं वो आप पे, आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म में मिड कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया है पिछले दशक में, और कम वॉलेटिलिटी से यदि आप एक साल के लिए भी इन्वेस्टेड रहे तो एसआईपी का तो ट्रैक रिकॉर्ड मिड कैप और स्मॉल कैप का बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप जो एसआईपी की जो मिड स्मॉल और मिड कैप की जो वॉलेटिलिटी होती है उसको आप अपना दोस्त बना देते हो यदि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। और अक्सर लोग बात करते हैं कि पैसा कहाँ बनेगा बड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप में। पहले ये सोचिए कि आप नुकसान कैसे नहीं ले पड़ा। यदि आप बोल्ड नहीं हुए, एलबीडब्ल्यू नहीं हुए, विकेट पे खड़े रहे तो आप कम से कम मैच हारोगे तो नहीं, राइट। और उसके बाद कोई लूज बॉल तो आएगी, राइट। मैच के अंदर कभी कभी तो बॉलर भी गलत बॉल फेंकेगा, उस समय चौका और छक्का लगाएगी। दैट इज द अपॉर्चुनिटी आई वांटेड टू टॉक इन द स्मॉल एंड द मिड कैप स्पेस। तो ये थे रमेश मंत्री जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मिड कैप स्पेस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अवेलेबल है। तो आगे आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कैसे आप अच्छे क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू। देखिए क्या होगा, कभी कभी बिजनेस बहुत अच्छा होता है, गवर्नेंस वीक होता है ना, तब भी आपका पैसा उस कंपनी में नहीं बनेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि यदि आपका बिजनेस पार्टनर चोर है तो आप उसे पैसा नहीं बना सकते। हाँ? तो और बेस्ट कंपनी वो होती है जो हाई रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट करती है, मतलब नंबर बहुत हाई होता है और बहुत बड़े मार्केट में प्ले कर रही है।